हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करूंगी और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, फ्लो चार्ट के अंदर जितने भी कैरेक्टर है उनके बारे में बताया गया है और साथ ही उन्होंने क्या क्या काम किया इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले लेते हैं जो दल के नेता थे। दल के नेता थे कर्नल खुल्लर। दल के नेता कर्नल खुल्लर। दल के सदस्यों को प्रशिक्षित करना तथा उनका उत्साहवर्धन करना इनका काम था। दल के जो सदस्य थे उनको मोटिवेट करना या उनको प्रोत्साहित करना या उनका उत्साहवर्धन करना। फिर उपनेता थे। उपनेता का नाम है प्रेमचंद। तो आप प्रेमचंद को हाईलाइट कर सकते हो। उपनेता प्रेमचंद थे और जो मेन जो हमारे नेता थे वो कर्नल खुल्लर। ठीक है, ये दोनों को आप अंडरलाइन कर सकते हो, कर्नल खुल्लर। ये कैंप एक तक के रास्ते की व्यवस्था करते हैं कौन? प्रेमचंद। और हिमपात की हानियों से परिचित कराते हैं। वो बताएंगे कि किस तरह से हिमपात यानी जब बड़े बड़े बर्फ है वो पिघलते हैं किस तरीके से, तो ये क्या क्या उसमें हानियां होती है, नुकसान होता है, वो इन लोगों को बताएंगे जो इनके साथ जाने वाले हैं एवरेस्ट पे। फिर है डॉक्टर मीनू मेहता। अब डॉक्टर मीनू मेहता ये है अपने अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाली। ठीक है। फिर उन्होंने पुल बनाए, स्ट्रेचर बनाए और एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से पुल बनाना, मतलब किस तरह से पुल बनाए जाते हैं, इस तरह की सारी जो भी जानकारी है वो डॉक्टर मीनू मेहता ने दी थी। फिर है लाहाटू। लाहाटू आपको पता ही होगा किस तरीके से वो रस्सी को पकड़े हुए रहता है। लाहाटू द्वारा नायलॉन की रस्सी में संतुलन बनाना और ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाना। जब लेखिका ऊपर की चढ़ाई कर रही थी तो उनकी जो ऑक्सीजन की आपूर्ति थी, मतलब ऑक्सीजन की उनको ज्यादा थोड़ी जरूरत थी, तो वो उसका थोड़ा रेगुलेटर थोड़ा सा ज्यादा ओपन कर देते हैं और उनकी सहायता करते हैं। फिर है अंगदोरजी। यहाँ पे देखिए, ये है अंगदोरजी। अंगदोरजी लेखिका के साथ शिखर तक जाना और बिना ऑक्सीजन चढ़ाई करना। ये लेखिका के साथ जा रहे थे। लेखिका एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और ये बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई कर रहे थे उनके साथ। फिर है तेंजिंग। तेंजिंग जब वो लेखिका से मिलने के लिए आए थे, बहुत सारे जो लोग थे उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आए थे। तो तेंजिंग और उनकी पुत्री डेकी। तो लेखिका के उत्साहवर्धन हेतु आना, प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत करने का सुझाव देना। तो तेंजिंग नार्गे वहां पे आए थे उनकी पुत्री के साथ और प्रत्येक सदस्य को उत्साहवर्धन कर रहे थे। और जब लेखिका की बारी आती है तब कहा था कि तुम तो बिल्कुल नो, जब लेखिका ने कहा कि मैं तो बिल्कुल नो सिकिया हूं, तो फिर वो बोलते कि तुम्हें तो शिखर पर प्रथम प्रयास में भी पहुंच जाना चाहिए। तेंजिंग नार्गे ही कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए साथी यात्री साथी थे मीनू की जय। और लेखिका किस तरह से इन लोगों की सहायता करती है, चाय और जूस लेकर वो किस तरीके से नीचे इन लोगों की हेल्प करती है, वो वाला अपन थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर है लोबसांग। अब लोबसांग कौन थे? जिन्होंने स्विच छुरी की मदद से लेखिका की जान बचाई थी। जब रात को 12:30 बजे लेखिका पे एक बड़ा भारी बर्फ का पिंड आकर गिरता है तो लोबसांग है वो अपनी स्विच छुरी की मदद से लेखिका को उस मौत की कब्र से बाहर निकालने में उनकी मदद करते हैं और साउथ कोल कैंप पहुंचकर कैंप लगाते हैं वो। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, प्रश्न उत्तर की तरफ आते हैं। फ्लो चार्ट एज अ माइंड मैप है जो आपको अच्छे से, अगर इसको देखोगे तो आपको चैप्टर थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कर्नल खुल्लर, उसके बाद प्रेमचंद, मीनू मेहता, लाहाटू, अंगदोरजी, तेंजिंग, उनकी पुत्री डेकी, यात्री जो साथी थे और लोबसांग। अब अपन प्रश्न उत्तर की तरफ आते हैं जिसमें पहले हम मौखिक प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो मौखिक में देखिए पहला प्रश्न है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसमें सीधा सा आंसर आ जाएगा, अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। फिर है दूसरा प्रश्न, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? तो सागर माता शब्द से तात्पर्य है सागर के माथे के समान, तथा एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। ये एक स्थानीय नाम है, मतलब लोकल नेम है वहां का, इसलिए लेखिका को ये नाम पसंद आया। और एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माथा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? सागर माथा नाम से जाना जाता है। तो एक बार वापस बता देते उसी प्रश्न का उत्तर। सागर माता शब्द का मतलब है सागर के माथे के समान,
तथा एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। ये एक स्थानीय नाम है, मतलब वहां का लोकल नाम है, इसलिए लेखिका को ये नाम पसंद आया और एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माता नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए सागर माता, आप इसको कर सकते हो। फिर यहाँ पे नेपाल के अंदर ये वाला भी आप इसको, ये मैंने करवा दिया है। फिर अगला प्रश्न है, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? लेखिका को जो बड़ा भारी बर्फ का पिंड था, तो इसमें लिखना है एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए लेखिका को एक भारी बर्फ की आकृति, मतलब एक ऐसे लगा जैसे कोई फूल हो, ऐसे दिखाई दी, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि पर्वत के ऊपर एक झंडा फहरा रहा हो। ध्वज, ध्वज का मतलब होता है वही झंडा, ऐसा उनको लग रहा था। तो प्लूम क्या था? एक बहुत बड़ा भारी बर्फ का बर्फ की आकृति थी, जो कि उनको लहराते हुए झंडे के जैसी उनको लग रही थी। फिर है, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और घायल कितने हो गए? तो हिमस्खलन से एक आदमी की मृत्यु हुई और 4 लोग घायल हो गए थे। कितने लोगों की? एक इंसान की मृत्यु हो जाती है और बाकी 4 लोग है वो घायल हो जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? तो एक शेरपा कुली की मृत्यु तथा 4 के घायल होने के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर, मतलब देखो, एक शेरपा कुली की मृत्यु हो गई थी, 4 लोग घायल हो गए थे, तो थोड़ा लोगों के चेहरे पर उदासी आ गई थी और थोड़ा डर भी हो गया था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरह उनके मुरझाए हुए चेहरों को देखकर या उनके चेहरों पर एक डर को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और कभी कभी तो मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब इस तरह की अगर हमें पहाड़ों की चढ़ाई करनी है तो इतनी इस तरह की चीजें होना स्वाभाविक है, तो हमें उसको पहले से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई के दौरान जलवायु अनुकूल नहीं थी, मतलब वो इंसान वहां पे एडजस्ट नहीं हो रहा था वहां की हवा से और वहां का जो भी पूरा जलवायु में सारी चीजें एक जलवायु से, तो हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। क्या था? एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई के दौरान जलवायु अनुकूल नहीं थी, हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, केम 4 कहाँ लगा और कब लगाया गया? तो केम 4 साउथ कोल कहाँ पे लगा? केम 4 साउथ कोल में 29 अप्रैल को 7,100 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया। 7,900 मीटर की ऊंचाई पर है हमारा ये जो केम 4 है वो लगाया गया। फिर है अगला प्रश्न, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? प्रश्न है, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? तो लेखिका ने जब साउथ कोल में बेस कैंप में शेरपा कुली को देखा तो उन्होंने उसे अपना परिचय ये कहकर दिया कि देखिए बच्चों, आपकी बुक में उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है, अगर हमें उद्धरण चिन्ह हटाना है तो हम यहाँ पे अगर किसी भी जहां भी अपन को उद्धरण चिन्ह लगाना है वहां पे ये छोटी वाली की लगा सकते हैं। ये छोटी वाली की जब हम लगा देंगे, क्योंकि ये मिश्रित वाक्य है तो इसको अपन की से भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो उद्धरण चिन्ह थे ना जो आपके बुक में है वो हट सकते हैं, तो ये ज्यादा इजी आंसर हो जाएगा। तो उसका परिचय ये कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, मतलब नई 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 सीखने वाली हूँ और यह मेरा पहला अभियान है, मीन्स मैं एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ रही हूँ। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? किसने? कर्नल खुल्लर ने। और कब? जब वो एवरेस्ट पे चढ़ गए थे तब की बात है ये। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि, मतलब तुमने जो ये एकदम से स्पेशल जो तुमने ये उपलब्धि हासिल की है, इस अनूठी उपलब्धि के लिए मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। वापस बताती हूँ ये आंसर। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा
मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि देखो उसमें क्या था कि जब कोई इंसान सफल होता है तो उसमें माता पिता का सहयोग बहुत ज्यादा होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि माता पिता को बधाई देना चाहूंगा, देश को तुम पर गर्व है, अभिमान है, और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। मतलब पहले देखो लेखिका एक साधारण सी लड़की थी, अब जब उन्होंने एवरेस्ट चढ़ लिया है तो वो अब एकदम से बिल्कुल ही अलग नजर आएगी, मतलब वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाएगी। फिर है लिखित की तरफ आ जाइए। लिखित में पहला प्रश्न है, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? तो नजदीक मतलब जब वो पास में गई तब उनको जो एवरेस्ट है वो कैसा लगा, ये इस प्रश्न में है। तो नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को इतना अच्छा लगा कि वह भौचक्की होकर देखती रही, मतलब उसको आश्चर्य हुआ। उसने बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन एवरेस्ट और इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। एवरेस्ट के साथ साथ बहुत सारी तो चोटियां भी तो थी, उन सबको देखा और उसके सौंदर्य को देखकर, मतलब इतने सुंदर लग रहे थे वो, जिनको देखकर वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रहती है। ये लहोत्से और नुत्से, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये पहाड़ियों के नाम है बच्चों, ठीक है। लहोत्से और नुत्से, नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रहती है। निहारती है मीन्स देखती रहती है। तो ये अपने पहले प्रश्न का उत्तर था। फिर दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? डॉक्टर मीनू मेहता, इसमें ये डे के ऊपर जो आपके डॉट लगा हुआ है ना, इसको थोड़ा हटा देना। ये डॉक्टर में ये कभी भी नहीं आता है बिंदु, सिर्फ ये अर्ध बिंदु यही आएगा, खाली चंद्र बिंदु, ठीक है। तो डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें निम्न जानकारियां दी। एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, और अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों, टेक्निक जो भी कार्य थे, कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी देना। और किसी भी अनजान पथ पर जाते हुए यह जानकारी महत्वपूर्ण होती है। पर्वतीय यात्रा से पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। यदि विस्तृत जानकारी न हो तो रोमांचक यात्रा खतरनाक मोड़ ले सकती है। तो इन सब बातों की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों को जैसे 10th बोर्ड में आप सीबीएसई का जब पेपर दोगे तो पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखना है, ये सिर्फ अच्छे से समझ में आए आप लोगों को, इसलिए मैंने डॉट डॉट लगा के लिखा है। आपको एज अ पैराग्राफ इसका आंसर देना है, ठीक है। तो मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी थी? पहले तो उन्होंने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से पुल बना लिए और लट्ठों रस्सियों का उपयोग कर लिया, और आड़ी तिरछी जो दीवारें थी उसको रस्सियों से बांधना, और अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में उन्होंने, आगे जो काम किए गए उनके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। फिर अगला प्रश्न है, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तो क्या कहा उसको भी अपन उद्धरण चिन्ह हटा के की से कर देंगे। तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि, देखो की से सेंटेंस को अपन ने ऐड किया है तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह हट जाएगा। उद्धरण चिन्ह में समझते हो सब लोग, जो अपन ये इस तरीके से करते हैं, डबल वाला, डबल ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, फिर उसको एकदम से बंद कर देते हैं, ऐसे ऐसे खोलना और इस तरीके से बंद करना, उसको उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। तो उन्होंने एक तारीफ में कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो। पक्की पर्वतीय मतलब पहाड़ी लड़की हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए था नहीं, जाना चाहिए, मतलब वो पहली बार ही तो चढ़ रही है, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम्हें तो पहली बार ही पहुंच जाना चाहिए। कठिन और रोमांचक कार्य करना उनका शौक था। वे लेखिका की सफलता चाहते थे और उन्हें पूरी आशा थी कि वे सफल होंगी। तो लेखिका की तारीफ में क्या कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो और तुम तो पहले ही प्रयास में वहां पहुंच जाओगी या पहुंच जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? ऐसे तो बच्चों बहुत सारे नाम है, पर थोड़े थोड़े नाम लिख ही देना। तो लेखिका को लोपसांग, तसारिंग, एंडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाई में रहने वाले शेरपाओं के साथ चढ़ाई करनी थी। जो ऊंचाई पर रहने वाले थे ना शेरपा लोग, मेरे को पहले ही बताया था कि वो जहाँ पे वो लोग रहते हैं उनको शेरपा बोलते हैं। जय और मीनू उसमें बहुत पीछे रह गए थे, जबकि वह साउथ कोल कैंप पहुंच गई थी। बाद में वे भी आ गए थे,
अगले दिन सुबह 6:20 पर वह अंगदोर्जी के साथ चढ़ाई के लिए निकल पड़ी, जबकि अन्य कोई भी व्यक्ति उस समय उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ कौन कौन थे? अंगदोर्जी और ये लेखिका। और कब वो अगले दिन की चढ़ाई के लिए निकले? 6:20 पर। ठीक है, तो इसमें ये जो जो लोग साथ थे वो सारा मैंने आपको बताया है। फिर लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने तंबू का रास्ता और कब साफ किया था? जब लेखिका के ऊपर बड़ा भारी बर्फ का पिंड आया था, वो पढ़ा था अपन ने चैप्टर में। लोब्सांग ने तंबू का रास्ता साफ करने के लिए अपनी स्विच छुरी निकाली और उन्होंने लेखिका के आसपास जमे बड़े बड़े बर्फ के या बड़े बड़े हिम पिंडों को हटाया और लेखिका के चारों ओर जमी कड़ी बर्फ की खुदाई की। मतलब धीरे धीरे खोदा, क्योंकि देखो एकदम से वो उनके लग भी तो सकती थी, तो एकदम धीरे धीरे बहुत बारीकी से उन्होंने ये काम किया। और उन्होंने बड़ी मेहनत से लेखिका को बर्फ की कब्र से खींच निकाला। कब्र ही थी वो तो, क्योंकि जरूरी थोड़ा था कि लेखिका जिंदा भी वापस बाहर आए। तो ये बहुत ही मुश्किल काम था जो कि लोब्सांग ने किया। अगला प्रश्न है, साउथ कोल केम्प पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? कहाँ पे? साउथ कोल केम्प। तो साउथ कोल केम्प पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी के लिए खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। क्या क्या चीजें थी? खाना, अंडरलाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो, खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। इसके बाद लेखिका अपने दल के दूसरे साथियों की सहायता के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में चाय भरने के लिए भरकर नीचे उतर गई थी। वो दोस्तों की मदद करना चाह रही थी ना, इसलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उन्होंने तैयारियां कैसे कैसे की, तो किस तरह से उन्होंने गैस, कुकिंग गैस, खाना और ऑक्सीजन सिलेंडर लिए और वहां आगे पहुंच गए। तो अपने दोस्तों की मदद भी करना चाह रही थी, तो वो नीचे की तरफ जाती है और अपने दोस्तों की भी हेल्प करती है। फिर है ख, 50 से 60 शब्दों में उत्तर। तो 50 से 60 शब्दों में उत्तर जब भी बच्चों आपको लिखना है, ऐसे आपको शब्दों को कभी भी काउंट नहीं करना है कि ये 50 हो गए, 60 हो गए, वरना बार बार आप हर आंसर में यही काउंट करते जाओगे। आपको पता है कि प्रश्न क्या पूछा गया और उसका मतलब कितना उत्तर होना चाहिए। क्लास में जब आप करते हो तो टीचर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ये बातें। तो आपको प्रश्न में क्या पूछा गया वो सारा आंसर आपको देना है। तो उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? देखो, मेन जो नेता थे कर्नल खुल्लर थे, उपनेता प्रेमचंद है। तो उपनेता प्रेमचंद ने अग्रिम दल का नेतृत्व करते, अग्रिम दल मतलब आगे वाले दल का, करते हुए पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात, ये खम्बू हिमपात को अंडरलाइन कर सकते हो। खम्बू हिमपात की स्थिति से पर्वतारोहियों को, पर्वतारोही मतलब जो पहाड़ पे चढ़ रहे थे उन लोगों को पर्वत पर चढ़ने वाला पर्वतारोही। तो पर्वतारोहियों को अवगत कराया, अवगत मतलब बताया। उन्होंने कहा कि छोटी मात्रा का पे, उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां का रास्ता साफ कर लिया। फिर उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर लिया गया है। ठीक है, चिन्हित, ये थोड़ा चिन्हित सही नहीं है, चिन्हित होगा, मतलब निशान लगाना। आप सिंपल लिख देना, झंडियों से रास्ते पे निशान लगा लिए गए हैं। और सब बड़ी बाधा और जो भी कठिनाई है उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली गई है या जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना क्या है, अभी भी जारी है। ग्लेशियर जो होता है ना, वो जो नदियां होती है, किस तरह से बर्फ फिर पिघलती रहती है, वो सारी चीजें। तो बर्फ का गिरना अभी जारी है। और हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव, अगर ये फिर चेंज हो गया थोड़ा बहुत, तो जो सारे प्रयास किए गए थे, जो पहले से रास्ता चिन्हित किया, पुल बनाया, रस्सियां, जितने भी काम थे वो वापस करने पड़ सकते हैं, ये उन्होंने उनको बताया। तो उपनेता प्रेमचंद थे और वो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। और किस तरह से उन्होंने पुल बनाए, रस्सियां बनाई, झंडियों से रास्ता चिन्हित किया गया, ये सारी बातें हैं उनको बताई। और कहा कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है, बर्फ का गिरना जारी है और अब तक के किए प्रयास वापस कर सकते हैं अगर क्या हुआ, हिमपात में अगर इसी तरीके से बदलाव होता रहा तो। फिर अगला प्रश्न है,
हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो बड़े बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना, मतलब वो गिरते रहते हैं इधर उधर कहीं से भी, तो बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात बनता है। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि हिमपात अपने क्या होता है, तो बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात, ये वाला ऊपर वाली लाइन हिमपात, ठीक है, बनता है। हिमपात अनियमित और अनिश्चित होता है, इससे अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं और ग्लेशियर के ढहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, हिलती है ना थोड़ा बहुत, तो बर्फ में हलचल हो जाती है, इससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तुरंत नीचे गिर जाती है और खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखो चट्टानें इधर उधर होगी लेगी तो पता है कि बर्फ किस तरीके से वो नीचे गिरने वाली है। फिर धरातल पर दरार पड़ जाती है, अब बड़े बड़े पिंड आएंगे तो पता ही कि नीचे खड्डा बन जाएगा एकदम से, और धरातल पर दरारें बन जाती है। ये दरारें अक्सर गहरी गहरी चौड़ी खाइयों में, खाई मतलब जैसे एक बहुत गड्ढा होता है ना उसको बोल जाता है। दरारें अक्सर गहरी गहरी चौड़ी दरारों का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार पर्वतारोहियों की कठिनाई बहुत अधिक बढ़ जाती है, मतलब उनको डर लगने लग गया कि इस तरीके से होता है। और वैसे जब ये चढ़ाई करते हैं तो वो बहुत सारी चीजों की जानकारी उनको पहले से ही होती है, ऐसा नहीं कि बस एकदम से चढ़ाई करना शुरू कर दिया, पहले उसके बारे में वो जानकारी पूरी प्राप्त करते हैं। फिर है, लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरीके से किया। जब वो सो रहे थे और उन पर जो बर्फ का बड़ा भारी पिंड जो आया था ना, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल आंसर नहीं है। लेखिका नींद में सो रही थी, गहरी नींद में सो रही थी कि रात के 12:30 बजे लगभग सिर के पिछले हिस्से से, इसमें जरूर ध्यान रखना, सिर के पिछले हिस्से से आपके जो भी आजकल के पैराग्राफ में मतलब पठित गद्यांश आ जाता है तो उसमें पूछा जाता है सिर के पीछे से, सिर के आगे से, ऐसा प्रश्न भी बनता है कि कहाँ से वो गिरा पिंड और कहाँ से। तो सिर के पीछे हिस्से से किसी सख्त चीज के टकराने से, मतलब ऐसा लगा कि कठोर कठोर कोई चीज है वो टकराई है जिससे नींद खुल गई। साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ। सांस लेने में, सांसे की जगह यहाँ पे बेटा सब लोग आप सांस ही लिखना, ए नहीं आएगा ये। सांस लेने में कठिनाई होने लगी। एक लंबा बर्फ का पिंड केम के ठीक ऊपर लाहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे गिरा था। वो पिंड कहाँ से आया था? लाहोत्से ग्लेशियर से, और उसका विशाल हिमपुंज बन गया, बहुत बड़ा भारी बन गया और भी। और हिम खंडों और बर्फ के टुकड़े तथा जमी हुई बर्फ में इस विशालकाय पुंज ने, मतलब देखो क्या क्या चीजें थी, हिमखंड बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े और जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति, मतलब जैसे एक एक्सप्रेस जो ट्रेन होती है बड़ी स्पीड पकड़ती है, वैसे ही ये जो पुंज आ रहा था उसने बहुत ही तेज रफ्तार ली और भीषण गर्जना को भी पीछे छोड़ दिया, मतलब बहुत ज्यादा आवाज भी हुई। केम नष्ट हो गया था और वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। मतलब इतना देखो बड़ा भारी बर्फ का पिंड था तो भी भगवान का शुक्र है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, सिर्फ चोट आई थी। फिर है अपना अगला प्रश्न, या इसको एक बार थोड़ा सा वापस बता देती हूँ कि 12:30 बजे एक बार बहुत बड़ा भारी बर्फ का पिंड आता है लेखिका के सिर के पिछले हिस्से से और टकराता है। लेखिका की नींद खुल जाती है और लेखिका को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और वो जो बर्फ का पिंड था वो लाहौल ग्लेशियर से आया था और फिर वो विशाल हिमपुंज बन जाता है और इस स्पीड से आता है जैसे कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी हो। फिर केम वो सारा नष्ट हो जाता है, केम जो लगाया था लेखिका ने, और चोट सबको लगी थी पर किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। फिर है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप लगाए गए उनका वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों, आप जब भी इधर उधर से कहीं से भी आंसर देखोगे, कहीं पे 7 कैंप आएंगे, कहीं पे आपको 5 कैंप नजर आएंगे, तो आप 7 लिख सकते हो। तो एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 7 कैंप लगाए गए थे। तो सबसे पहला है बेस कैंप। यह कैंप काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया। बेस कैंप कहाँ था? काठमांडू के शेरपा लैंड में। और पर्वतीय दल के नेता कर्नल खुल्लर यहीं रहकर एक एक गतिविधि का संचालन कर रहे थे। ये जो कर्नल खुल्लर है वो बेस कैंप में ही थे और सारी जो गतिविधियां जो भी हो रहा था उनका ये वहां से देखभाल कर रहे थे।
उपनेता प्रेमचंद ने भी हिमपात संबंधी सभी कठिनाइयों का परिचय यहीं दिया था। उपनेता प्रेमचंद ने बताया था ना दल के लोगों को, तो वो उन्होंने भी यहीं पे बेस कैंप में ही बताया था। फिर है कैंप 1। यह हिमपात से 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। कितनी ऊंचाई पर था? 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। यहाँ हिमपात से सामान उठाकर कैंप तक लाए जाने का अभ्यास किया गया। ठीक है, सामान को उठा उठा के लाए जाने का वो अभ्यास किया गया। फिर है कैंप 2। 16 मई प्रातः सभी लोग इस कैंप पर पहुंचे और जिस शेरपा की टांग टूट गई उसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया। कहाँ पे लिटाया गया? स्ट्रेचर पर। फिर है हमारे कैंप 3। यह लाहौद से पहाड़ियों के आंगन में स्थित था और यहाँ नायलॉन के बने तंबू में लेखिका और उसके सभी साथी सोए हुए थे। जो बड़ा भारी बर्फ का पिंड आके गिरता है वो कहाँ पे? कैंप 3 के अंदर। इसमें 10 व्यक्ति थे और रात 12:30 पर एक हिमपिंड उन पर आ गिरा था। ठीक है, ये कैंप 3 का ध्यान रखना, जहां लेखिका के ऊपर बहुत बड़ा भारी बर्फ का पिंड आ गया था। फिर है कैंप 4। यह समुद्र से 7900 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी मीटर की ऊंचाई पर? 7900 मीटर, 7900 मीटर की ऊंचाई पे था ये। यहीं से साउथ कैंप और शिखर कैंप के लिए चढ़ाई की गई थी और ये 29 अप्रैल 1984 मीन्स 29 अप्रैल 1984 को अंगदोर्जी, लोपसांग और गगन बिस्सा ने लगाया था। देखिए, इसमें आपको और भी ज्यादा अच्छी जानकारी मिल जाएगी, तो एक बार सारे कैंप के बारे में रटना नहीं है, सिर्फ आप पढ़ लेना तो भी आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। साउथ कोल केम जो पृथ्वी की सबसे कठोरतम जगह के नाम से प्रसिद्ध था, वहां पे चैप्टर में पढ़ा था। साउथ कोल पृथ्वी का बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू हुई थी। कौन सा था? पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह, और यहीं से अंतिम दिन की चढ़ाई। फिर है शिखर केम। यह पर्वत की सर्वोत्तम चोटी से ठीक नीचे स्थित था। शिखर जैसे नाम से ही पता चल रहा है। इस केम में लेखिका और अंगदोर्जी केवल 2 घंटे में पहुंच गए। कितने घंटे में? सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में पहुंच गए थे, क्योंकि जो अंगदोर्जी थे बिना ऑक्सीजन के चढ़ रहे थे, तो चैप्टर में था इसके अंदर, तो वो बिना उसी के चढ़ रहे थे। तो फिर उन्होंने देखा कि किस तरीके से अगर वो ऊपर की तरफ चढ़े और अगर रात होगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ सकते थे। तो फिर यहाँ पे ये जो उनका सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि हमें मतलब कुछ ही टाइम में वहां पे जाना है और वापस भी आना है, रात को वो वहां पे नहीं रुक सकते थे। फिर है चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? तो चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति बहुत ही अलग थी। वो शंकु, जैसे बर्थडे पे अपन केप पहनते हैं ना, वो एकदम से वैसी आकृति थी। अब सोचो कि वैसे फिर चढ़ना कितना मुश्किल हो जाता। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। ठीक है, तो 1 मिनट ऊपर से सारा बताती हूँ मैं, बीच में हो गया। चढ़ाई के समय एवरेस्ट पर जमी बर्फ सीधी और ढलाऊ थी। चट्टान इतनी भरपूरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। कैसे? ऐसे लग रहा था कि क्या है, एक चादर बिछी हुई हो शीशे की। और बर्फ काटने के लिए पावड़े का प्रयोग करना पड़ा। किसका प्रयोग करना पड़ा? पावड़े का। यहाँ पे पावड़ा शब्द है, इसका प्रयोग करना पड़ा। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई। अब देखो, हवा की गति ज्यादा बढ़ती है तो वहां पे वो बर्फ ज्यादा उड़ने लग जाती है, तो हवा की गति बढ़ गई। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके झुरझुरी बर्फ के कणों के चारों ओर उड़ा रहे थे। चारों तरफ बर्फ उड़ रही थी। बर्फ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और पर्वत की शंकु चोटी इतनी तंग थी, मतलब बहुत ही कम जगह, कि 2 आदमी वहां पे खड़े ही नहीं हो सकते थे। और कितना मुश्किल था कि शिखर पर पहुंच गए और कहीं असफल हो गए। असफल होना क्या, मतलब मृत्यु भी तो हो सकती थी। ढलान सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक थी। वहां सुरक्षा नहीं थी वहां पे। वहां अपने आप को स्थिर खड़ा करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए उन्होंने पावड़े से बर्फ को तोड़कर अपने टिकने योग्य स्थान बनाया। किसका इस्तेमाल किया गया? पावड़े का। उससे धीरे धीरे वहां पे खोद के और वहां पे उनके खड़े रहने की वो जगह बनाई गई थी। तो अब वापस बता देती हूँ किस तरीके से बर्फ है वो उड़ती रहती है और आकृति कैसी थी उसकी। चट्टाने
भरपूरी थी और शीशे की चादर बिछी हुई ऐसा प्रतीत हो रहा था, और पर्वत की शंकु चोटी इतनी तंग थी कि वहां पे आदमी खड़ा हो ही नहीं सकता था। तो उन्होंने पावड़े का इस्तेमाल किया और अपने आप को वहां पे सुरक्षित थोड़ा मतलब खड़ा करने जितनी जगह उन्होंने बनाई। फिर है अगला प्रश्न, सम्मिलित अभियान में सहयोग और सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? मतलब किस तरह से सहायता की बचेंद्री पाल ने, तो आप सबको याद होगा कि वो चाय और जूस लेके नीचे की तरफ जाती है, वो वाला अपन को लिखना है। लेखिका के व्यवहार से सहयोग और सहायता का परिचय तब मिलता है जब उसने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने क्या किया, एक थर्मस में उसने जूस भरा, दूसरे में गर्म चाय से भरकर बर्फीली हवा में तंबू से बाहर निकली और नीचे उतरने लगी। तो जय उनके इस प्रयास को, जया ने कहा कि ये तो बड़ा खतरनाक प्रयास है, ये कुछ भी हो सकता था, आपको नीचे नहीं आना चाहिए था, खतरनाक बताया। तो बछेंद्री ने जवाब दिया कि मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूँ, मतलब मैं भी तो तुम्हारी तरह नॉर्मल हूँ, पर्वत पर चढ़ने वाली हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ, शारीरिक रूप से ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। ये भावना उनकी सहयोग की प्रवृत्ति को दर्शाती है। और यहाँ नीचे आप वो भी ऐड कर सकते हो कि और मीनू मिल जाते हैं और की सबसे नीचे रह जाता है, तो फिर उसको देखता है तो वो भी एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है कि, और कहता कि तुमने इतनी अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। तो फिर वो एक ही बात कहती है कि मतलब आप सभी, तुम सब मेरे दोस्त हो, मैं मुझे तुम लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए, ऐसे करती है। तो इसमें ये अपने आ जाएगा कि उनकी सहयोगी भावना है, किस तरह से अपन को पता चलता है कि वो हेल्पिंग नेचर वाली लेडी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। फिर आज से स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, आज से स्पष्ट कीजिए को देख के बहुत सारे बच्चे घबराने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछा गया है, कैसे लिखना है। तो जब पंक्तियां दी हुई है तो देखो, जो हम कविता लिखते हैं या कविता सपोज कविता होती है और उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं, या भावार्थ जब लिखते हैं तो कविता की लाइनें देख के लिखते हैं ना, वैसे ही यही है जो आज से स्पष्ट कीजिए में जो है ये लाइनें, इनको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है हमें कि वो कहाँ से ली गई है, मतलब ये वाली जो बात हुई है वो कहाँ हुई थी, ये आपको याद रखना है। और फिर आप इनको अपने शब्दों में आप इसको लिख सकते हो। कैसे? देखो, ये शब्द कर्नल खुल्लर ने कहा था। प्रश्न है अपना, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। मतलब ये शब्द कर्नल खुल्लर ने अभियान दल के सदस्यों को कहे थे। पहले तो पता होना चाहिए कि कहे किसने थे। तो कर्नल खुल्लर ने कहे थे, और किसको कहे थे? अभियान दल के सदस्यों को, जिनका आशय था, मतलब इन शब्दों का मतलब क्या था कि एवरेस्ट पर पहुंचना एक महान अभियान है और जिसमें खतरे तो आते ही रहते हैं, कभी कभी किसी सदस्य की मृत्यु भी हो सकती है, इसमें कदम कदम पर जान जाने का खतरा रहता है, समस्याएं आती रहती है, और यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे स्वाभाविक घटना के रूप में लेना चाहिए, नॉर्मल लेना चाहिए, बहुत हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए, क्योंकि ऐसे महान अभियान में यह भी संभव है, मतलब मृत्यु भी हो सकती है। तो वापस बता देती हूँ, उन्होंने कहा कि जब आप पर्वत पर चढ़ रहे हो, पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तो इस तरह के खतरों के बारे में तो आप पहले से ही आपको जानकारी होती है और ये सब चीजें होती रहती है, तो इसमें इनको देख के इतना घबराना नहीं चाहिए। और अगर मृत्यु भी हो जाए तो उसको भी स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार। वो बर्फ के भारी भारी पिंड पड़ रहे थे ना, तो एकदम से पड़ने से वहां पे दरार पड़ जाती थी। इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। गहरे चौड़े हिम में इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है, आज से स्पष्ट कीजिए। इसमें सीधे सीधे देखते देखते अपन जैसा लिखा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। आज से यही है कि हिमपात का अव्यवस्थित ढंग से गिरना स्वयं में डरावना था। बड़े बड़े पिंड आ रहे थे ना, धरातल में दरार पड़ने का विचार और हिमपात तथा ग्लेशियर के बहने से बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें
गिरने की बात सुनकर लेखिका का भयभीत होना स्वाभाविक था, मतलब डरना उसका स्वाभाविक था। बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों के गिरने से कई बार धरातल पर ये दरारें बहुत गहरी चौड़ी बर्फ से ढकी हुई गुफा में बदल जाती है, मतलब खड्डे टाइप भी हो जाते हैं, जिनमें चलकर मनुष्य का जीवित रहना संभव नहीं था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि इतने सारे अभियान में यह हिमपात लगभग 1 दर्जन, कितने लोगों की मृत्यु होती रहेगी? 1 दर्जन पर्वतारोहियों और कूलियों को प्रतिदिन प्रभावित करता रहेगा। उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। तो ये सारे जो हिमपात के खतरे थे, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें इसमें लिखनी पड़ेगी। एक बार फिर वापस बता देती हूँ। हिमपात अव्यवस्थित ढंग से गिरना बहुत डरावना था और धरातल में दरार पड़ने का विचार, और फिर ग्लेशियर के बहने से बड़ी बड़ी क्या थी? चट्टाने गिरने की बात सुनकर लेखिका भयभीत हो गई थी, और उनका स्वाभाविक था होना भी। और चट्टानों के गिरने से कई बार धरातल पर ये दरारें बहुत गहरी चौड़ी बर्फ से ढकी हुई गुफा में बदल जाती है, और जिनमें चलकर मनुष्य का जीवित रहना बहुत ज्यादा मुश्किल, संभव ही नहीं था। जीवित रहना क्या, जीवित संभव ही नहीं था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि जब आप पहाड़ पर चढ़ते रहोगे, पर्वत पर चढ़ते रहोगे, तो प्रतिदिन 1 दर्जन लोगों का तो मृत्यु होती ही रहती है। इसका सामना तो करना ही पड़ेगा। फिर है, बिना उठे ही मैंने हनुमान चालीसा निकाली। ये वाला पैराग्राफ सारा कि किस तरीके से लेखिका है वो हनुमान चालीसा निकालती है, और किस तरह वो जो बर्फ है उसके अंदर वो उसको बर्फ के अंदर रखती है, लाल कपड़े में वो क्या क्या चीजें लेके आती है, ये वाला इसके अंदर आपके आज से स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लेखिका एवरेस्ट शंकुनुमा चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। वह अपने साहस और हिम्मत से अपनी निर्धारित मंजिल तक पहुंच गई थी। वह 2 व्यक्तियों को इकट्ठे खड़े होना असंभव था वहां पे। तो किसका प्रयोग किया गया? पहले अपन प्रश्न में बता चुकी हूं मैं। तो बर्फ के पावड़े से खुदाई करके उन्होंने अपने आप को सुरक्षित किया। पावड़ा लिया, थोड़ा 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 खोद के, और वहां पे वो खड़े रहे, और घुटनों के बल बैठकर सागर माथा के ताज को चूमा, मतलब उनको प्रणाम किया, पूजा अर्चना की। और लेखिका ने लाल कपड़े में, वो लाल कपड़ा लाई थी, उसमें दुर्गा माँ का चित्र था और हनुमान चालीसा, तो उस लाल कपड़े में लपेटा और बर्फ में उसे दबाया। और फिर किसको याद किया? अपने माता पिता का स्मरण करने लगी। यह लेखिका के लिए अत्यंत ही गौरव का क्षण था, बहुत ही एक खुशी का क्षण था। उन्हें आज भी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला के रूप में पहचाना जाता है। तो लास्ट में किस तरीके से उन्होंने मतलब सागर माथा को प्रणाम किया, वो अपने साथ जो हनुमान चालीसा और देवी माँ का जो फोटो लेके आती है, वो किस तरीके से बर्फ में वहां पे अंदर रखती है, और किस तरह अपने आप को खड़ा रख पाती है, ये सारी चीजें आप इसमें अपने शब्दों में लिख सकते हो। तो बच्चों, ये सारे प्रश्न उत्तर सारे मैंने करवा दिए हैं। एक्स्ट्रा प्रश्न भी बहुत सारे होते हैं, तो एक बार आप ये मेन जो प्रश्न उत्तर है उसको कर लीजिए। जैसे सपोज 1-2 बता देती हूँ कि हिमस्खलन क्या होता है, या कर्नल खुल्लर ने अभियान दल के सदस्यों को किस तथ्य से परिचित करवाया। तो अभी इस वीडियो में तो मैं आपको यहाँ तक ही बताती हूँ, सारे जितने भी प्रश्न उत्तर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पहले तो चैप्टर भी मेरे को अभी एक्सप्लेन करना है, तो चैप्टर भी एक्सप्लेन करूंगी, और साथ में ये जो अन्य प्रश्न है वो भी मैं आपको करवाती रहूंगी। तो बच्चों देखिए, अच्छे से आप ये जो सारे प्रश्न हैं उनके उत्तर एक बार अच्छे से पढ़िए, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। फिर नेक्स्ट मैं आपके लिए ये जो पूरा चैप्टर है उसका वीडियो बनाऊंगी। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए सेंड करूंगी उसमें पहले तो मैं चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, और उसके बाद जो भी अन्य प्रश्न उत्तर है वो भी इसमें आपको मैं एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। धन्यवाद।